गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपनी भूगोल का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। देखिए, जनसंख्या के वितरण का मतलब होता है कि भी जो जनसंख्या होती है वो पूरे के पूरे जो सरफेस के ऊपर किस प्रकार से जो वो फैली हुई है उसको हम क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, कोई लोग कहीं पर ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं पर कम रह रहे हैं, तो इसका जो वितरण हमें जो ये प्रारूप देखने को मिलता है, इस प्रारूप को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या का वितरण कहा जाता है। दूसरी तरफ हम यदि बात करें घनत्व की, घनत्व का मतलब होता है एक यूनिट के अंदर कितने लोग रह रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से। तो हम बात करते हैं इसको स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं, वर्ग किलोमीटर में। तो एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5, तो अगर हम बात करें कि भारत में क्या है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास हमारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं। सीधी सी बात है। तो इसको क्या कहते हैं, घनत्व। और वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पीरियड होगा, यानी कि जैसे कि हम काउंट करते हैं जनसंख्या 10 साल बाद करते हैं। 2001 में की थी हमने, फिर 2011 में की थी, तो एक स्पेसिफिक पीरियड हो गया एक। तो इसके अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ी तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं, किसी भी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं, लोग वास्तविक संसाधन होते हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं और उनकी नीतियां निर्धारित करते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही की जाती है। देखो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे मनुष्य के लिए, तो मनुष्य ही उन रिसोर्सेज का उपयोग करता है। तो जो हम बात करें कि वास्तविक संसाधन अगर सरफेस पे कोई है तो वो मनुष्य ही है, और वही अगर संसाधन किसी के पास मौजूद हैं तो वो क्या है, किसी न किसी के लिए क्या कर सकते हैं, वो पूरे के पूरे देश के लिए लाभदायक होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में क्या उनके लिए डेवलपमेंट उसका कर सकते हैं। अब दो बातें यहाँ पर, जनसंख्या अगर किसी देश के अंदर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अच्छी है जनसंख्या ज़्यादा होना, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि भाई वहाँ पर क्या है, वो जनसंख्या क्या है, बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। उसके अंदर क्या है भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही तो सीधी सी बात है वो जनसंख्या की वो है वो पूरे के पूरे देश के ऊपर वो बोझ बनकर रह जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जितने भी रिसोर्सेज अन्य प्रकार के उनका सभी का उपयोग क्या है, मनुष्य करता है। और यहाँ तक कि जो रिसोर्स है उनको कन्वर्ट करने का काम भी किसका होता है, वो मनुष्य का ही होता है। इसलिए क्या है कि भी जिसके पास अच्छी जनसंख्या होगी, मैं केवल ये नहीं कहूँगा कि जनसंख्या होगी, जिसके पास अच्छी जनसंख्या होगी, जो वेल एजुकेटेड होगी, वो स्वस्थ रहेगी, तो वो जनसंख्या क्या है, किसी भी देश के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी, और वो क्या उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री की स्थिति में आएगा। यहाँ पर जानना आवश्यक है किसी भी देश में कितनी जनसंख्या है, कितने पुरुष हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, नगरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़ लिख सकते हैं, ये क्या वो काम कर सकते हैं। यही तथ्य है जिसके बारे में हम इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, हम इस जो चैप्टर के अंदर जो करने वाले हैं, सबसे प्रमुख बात है कि भाई कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, बच्चे कितने हैं, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, क्या काम करते हैं। तो हर एक प्रकार का जो एस्पेक्ट है हम इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। तो इन 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। यहाँ हम जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों प्रारूपों पर डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे लिए तो क्वेश्चन ये है कि वितरण और घनत्व क्या था। कुछ पर्सन होंगे एक छोटे एक नंबर वाले, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपको उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल आप सिर्फ अपना चैप्टर पढ़ें कि भी हमने यहाँ पर घनत्व और वितरण के बारे में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करनी है। तो विश्व की जनसंख्या समान रूप से वितरित है। देखो, सीधी सी बात है कि भी जो ज्योग्राफी का काम होता है वो वितरण का काम होता है, वो वितरण बताना कि भी वितरण किस प्रकार से मिलेगा आपको सरफेस के ऊपर। तो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या भी उसी प्रकार से क्या है, असमान रूप से वितरित है। ठीक है, जनसंख्या कहाँ पर है, इसका एक बात है कि भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर मनुष्य रहना पसंद करता है। ठीक है, मान लीजिए वो रोज़गार मिल रहा है, क्लाइमेट सूटेबल है वहाँ का, ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी अच्छी, वाटर मिल रहा है, यानी मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, हम उनके बारे में भी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इसी वजह से मनुष्य वहीं पर आएगा जहाँ पर सुविधाएं उसको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे और वो वहाँ पर सेट होगा। तो इसी बेस के ऊपर क्या है कि जॉर्ज बी क्रेसी ने एक टिप्पणी की थी कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, और यही वितरण क्या है आपको बिल्कुल विश्व के अंदर भी देखने को मिला। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो मैंने अभी भी बात बताई कि लोग कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, जहाँ पर उनको सुविधाएं मिलेंगी। एक नॉर्मल वे है कि भी जो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो क्या करेगी, वो 10% एरिया के ऊपर रहती है,
और जो 10% जनसंख्या वो पूरे विश्व के 90% मतलब एरिया के ऊपर रहती है। तो ये रिलेशनशिप इस प्रकार का कि आपको जो कारण होते हैं वो कारण ही इसके पीछे माने जाते हैं। अब ये जो अमेरिकन क्या है एक ज्योग्राफर रहे हैं जिन्होंने ये टर्म दी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या के वितरण के प्रारूप की। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप में हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। देखो जनांकीय विशेषता डेमोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करें तो जो मैंने आपको ऊपर की तरफ ये बताई थी ना कि भी वहाँ पर कितने लोग हैं, पुरुष कितने, बच्चे कितने, क्या काम करते हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो क्या है जनांकीय विशेषताओं के अंदर काउंट किया जाता है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित। तो जो मैंने अभी आपको बताई थी कि भी जनसंख्या वितरण का मतलब क्या है कि भी अर्थ सरफेस के ऊपर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। जो मैंने आपको ये जो डॉट बनाए थे ना कि भी ये यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न को क्या कहा जाता है, वितरण कहा जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि 90 और 10% रहती है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की जनसंख्या लगभग 60% रहती है और इन देशों में से 6 एशिया में रहते हैं। देखो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि विश्व की जो 60% जनसंख्या है वो आपको इन क्या है 10 कंट्रीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा जो दूसरी बात है यहाँ पर जो सोचने वाली है वो ये क्या कि भाई इसमें से 6 जो देश हैं वो किसके आएंगे, वो एशिया के आएंगे। देखो हम बात करते हैं, देखो चीन हो गया 1 नंबर पर, 2 हमारा भारत हो गया, तीसरे नंबर की हम बात कर सकते हैं ये इंडोनेशिया की बात कर सकते हैं, उसके बाद चौथा ये ब्राज़ील हो गया हमारा, ठीक है, 5वां हमारा नाइजीरिया हो गया और ये 6ठे नंबर पर आ गया बांग्लादेश। तो ये जो 6 कंट्रीज़ होगी हमारी वो सारी की सारी कहाँ पर मिलेंगी आपको, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगी कि भाई ये जो है ये एशिया की हैं। इसके अलावा ये अदर कंट्रीज़ भी आपको शो कर रखी हैं भाई, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये आ गया अभी घनत्व के बारे में जो हम बात कर रहे थे। भी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई जो भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक होता है और यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व होता है। सामान्यतः देखो ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। देखो जो अर्थ सरफेस है वो एक एरिया हो गया, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक एरिया हो गया, तो वो कुछ ही लोगों को क्या है रोज़गार दे सकता है या फिर खाने के लिए दे सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सारी की सारी जो जनसंख्या एक ही स्थान पर आकर आपकी रह सकती है। मान लीजिए हम बात करते हैं प्लेन एरिया के ऊपर जनसंख्या रहना पसंद करती है क्योंकि हर प्रकार की सुविधा रहती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि वो सारे के सारे विश्व की जो जनसंख्या हमारी वो सारी की सारी कहाँ पर आ जाएगी, इन एक क्षेत्रों के अंदर रहेगी। तो वो तो क्या एक सीमित क्षेत्र के लिए क्या है आपको खाने को दे सकती है, रोज़गार दे सकती है। इसलिए क्या जो लोग हैं इनके बीच में थोड़ा सा अनुपात होता है कि कहीं पर ज़्यादा रह रहे कहीं पर कम रह रहे, तो वो अनुपात को ज्ञात करना ही हमारा काम होता है और वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और जब हम इसको क्या कि भी हम इसको बात करें कि भी हम स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं, तो नॉर्मल में है स्क्वायर किलोमीटर में निकालते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब नॉर्मल सा है कि भी हम किस प्रकार से निकालें कि जनसंख्या कितनी है और हमारा एरिया कितना है, तो उस हिसाब से जो हमारा जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे, हमारा उसको जनसंख्या का घनत्व कहेंगे। आपके सामने ये जो सम के द्वारा इसको सोल्व किया गया है कि मान लीजिए किसी भी जो देश की जनसंख्या दिखा रखी है 1,50,000 है, तो उसको एरिया है उनका 100 वर्ग किलोमीटर, तो उनको जो डिवाइड कर दिया तो 1500 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अनुसार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखें, आप अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनता। चर्चा करें कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखो कर सकते हैं आप, क्या कारण हो सकते हैं कि भी हमारे पास ये है कि भाई जनसंख्या का जो घनत्व की बात करें 146 और 105, ये लगभग 144 था, अब की बार मुझे लग रहा है नया है कि 144 था और पिछली बार अब ये 146 हो चुका है। तो ये जो है आपको देखने को मिल रहा है भाई यहाँ पर कि भी जो जनसंख्या है वो एशिया में सबसे ज़्यादा रह रही है। देखो उसके कुछ कारण हैं, उन कारणों को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है जो आपको हर एक विद्यार्थी को ये याद होना चाहिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो आप इसी को याद करेंगे तो आपकी आधी समस्याएं आपकी यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने याद करना जनसंख्या का घनत्व या वितरण की अगर वो बात करें कि बताएं जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो 2 या 3 तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले वो ध्यान रखने का कि आपने क्या लिखा हुआ कि भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक कारक होते हैं, मानवीय कारक होते हैं, ठीक है। आप राजनीतिक कारणों के अंदर रख सकते हैं,
तो कैटेगरी होती है, तो आपने ध्यान रखना भौगोलिक कारण कौन से होते हैं, उसके बाद मानवीय कारण कौन से होते हैं, राजनीतिक कारण कौन से होते हैं, आर्थिक कारण कौन से होते हैं। तो कई प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जल की उपलब्धता। देखो, जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोगों के क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो। जल का उपयोग पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों और संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियों में विश्व की सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या बसी हुई है। देखो, आपने ध्यान रखना है कि भी जो जनसंख्या है वो हमारा सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो जल का आता है। देखिए, विश्व के अंदर जितनी भी जो सभ्यताओं का विकास हुआ वो सारा का सारा क्या है, वो नदी घाटियों से शुरू हुई है। चाहे मोहनजोदड़ो की बात कर लें, आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें, कि भी वो क्या है, एक रिवर के किनारे पे बसना शुरू किया। क्यों किया? अब आप आ जाए हमारा क्यों किया। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हमें हर एक कार्य को पूरा करने के लिए भी जीवन के अंदर क्या है, सिंचाई की बात कर सकते हैं, हमारे घरेलू कार्यों के अंदर की बात कर सकते हैं, उद्योगों की भी आप बात कर सकते हैं, कि भी ये सारे के सारे फैक्टर हैं जिसके कारण क्या है, जनसंख्या कोशिश करती है कि भी जहाँ पर जल आसानी से मिल जाए तो वहाँ पर रहने का प्रयत्न करती है। दूसरा, भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने की वरीयता देते हैं। कारण यह है कि क्षेत्रों में फसल उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होता है। पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं और कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल होते हैं। इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है और गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय की पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंदर आपको देखने को मिला। देखो, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भू आकृति, टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या है कि भी हमारा प्लेन एरिया है, हमारा माउंटेन एरियाज है, हमारा डेजर्ट है, हमारा जो एल्कलाइनिक आप कह सकते हैं कि दलदलीय पोर्शन आता है। तो भी देखें, मनुष्य तो वहीं पर रहना पसंद करेगा जहाँ पर समतल मैदान रहेगा। अब समतल मैदान क्या है कि आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर देख लें किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। आप कृषि कर सकते हैं यहाँ पर अच्छी प्रकार से, अन्य प्रकार के उद्योग लगा सकते हैं, कुछ भी है जो हर एक प्रकार की सुविधाएं रहेंगी। जबकि आप यही बात कर लें पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर चलें तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की सुविधा देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर जलवायु आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जैसे जैसे आप डेजर्ट में चले जाएंगे या पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो वहाँ पर कृषि करना भी उतना ही मुश्किल कार्य हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का विकसित भी वहाँ पर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यही कारण है कि मनुष्य ढूंढता है कि कहीं ना कहीं मैदान मिल जाए और मैदानों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब क्या है, आप यहाँ पर एग्जांपल डाल सकते हैं कि सिंधु और गंगा का मैदान हमारे भारत के अंदर बात कर सकते हैं, हवांग हो, यांगस्टी है जो चाइना के अंदर, आप उसके अंदर बात कर सकते हैं, मिसिसिपी, मिसौरी जो नदियाँ हैं हमारी, हम बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर आप उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, मर्रे और डार्लिंग का जो क्षेत्र होता है, तो ये जो सारा का सारा पोर्शन है ये सघन बसा हुआ है। और कारण क्या है सारा का सारा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कि वहाँ पर भू आकृति क्या देखने को मिल रही है, वो समतल मैदानों का निर्माण हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद है जलवायु। अति उष्ण और अति ठंडे प्रदेश विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होते हैं। सुविधा जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक मौसमी होती है और जनसंख्या पाई जाती। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु का इतिहास के आरंभिक कालों से ही बसे हुए हैं। देखो, सीधी सी बात है, मनुष्य एक्सट्रीम जो क्लाइमेट आता है उस एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचने का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न किस प्रकार से करते हैं, मान लीजिए कि भी हम बात कर रहे हैं कि भी जनसंख्या की जो हम मान लीजिए कि हम बात करें कि भाई यहाँ पर क्या है, ज़्यादा तापमान रहता है, ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हमें लोगों का बसाव क्षेत्र आपको इतनी बड़ी मात्रा में आपको देखने को नहीं मिल सकता। जबकि क्या है कि भाई जहाँ पर मध्यम प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलेगा तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब कोशिश करते हैं, हम खुद कोशिश करते हैं, देखो कि भी जिस प्रकार से क्लाइमेट जो चेंज होता है एकदम से कि भी ज़्यादा ठंड होगी, ज़्यादा गर्मी होगी, हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो तो लोग हैं, हमें तो परमानेंट ही रहना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो कुछ ही समय सीजन जो चेंज हो रहे हैं तो हमें तभी समस्या होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर मान लीजिए ठंड ही ठंड है, तो इतनी ठंड में लगातार ये सारे काम करते रहना तो मुश्किल है। थोड़ी सी प्रक्रिया कृषि करना। अब कृषि जैसे कृषि क्या है, कोई भी एक विशेष जो कृषि होगी उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ कि वो किस प्रकार से उपज प्राप्त करेंगी, तो उनके लिए भी क्या क्लाइमेट होता है। जैसे कि हम बात करें, उनके लिए पानी की आवश्यकता, तापमान चाहिए होता है, वर्षा होती है, ढाल चाहिए, उसको क्या है कि वो ढाल भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि
हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये सुविधाएं भी देखी जाती हैं। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट में आपको इस प्रकार की सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं, जो मेडिटेरियन सी का जितना भी एरिया, वो सारा का सारा क्या है, वो प्राचीन इतिहास से क्या है, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितना भी आज के सामने ये जो नॉलेज रखी हुई है ना, जितनी भी नॉलेज है आपके सामने, ये सारे के सारी मेडिटेरियन सी की देन है। जो लोग जो उठना शुरू हुए थे ना सबसे पहले एजुकेशन के लिए, वो सारे के सारे मेडिटेरियन सी के आसपास से ग्रीक और रोमन जो सिस्टम जो एम्पायर होते थे, वहाँ से ग्रीक और रोमन लोग थे, वो उन्होंने वहाँ से निकलना शुरू किया। तो आज के आपके सामने ये सब कुछ रखा हुआ है। उसके बाद है मृदाएँ। देखिए, मृदाएँ उपजाऊ मृदाएँ कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि मृदाएँ गहन कृषि के लिए क्या है, अधिक उपजाऊ हो सकती है। और भारत में इलाके बता सकते हैं क्या मृदा विरल जनसंख्या पाई जाती है। देखो कुछ ये जो बताने का प्रयत्न कर रहा है कि जो मृदा होती है ना, तो वो मृदा भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है किसी भी जनसंख्या गंतव्य को। मान लीजिए गंतव्य वितरण की जो हम बात करें कि भी मान लीजिए जनसंख्या है जहाँ पर अच्छी सोयल मिल रही है, तो सोयल अच्छी मिलेगी तो वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी हो सकती है। और वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर हो सकती है तो कौन सी एग्रीकल्चर हो सकती है, उसका एक एग्रीकल्चर का एक टाइप है गहन कृषि जिसको कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकती है, जहाँ पर क्या है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वहाँ पर क्या लोग और जो लैंड होती है वो छोटी होती है। तो लैंड छोटी होने का क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि वो एरिया वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या बसने का भी कारण यही है कि वहाँ पर फर्टाइल जो है सोयल आपको देखने को मिल रही है। इसी वजह से क्या है कि भी वहाँ पर दूसरा ये जो सोयल बनी, फर्टाइल सोयल किसकी वजह से बनी, ये रिवर्स वैली, रिवर्स के कारण बनी। रिवर आएंगी तो मैदानों का निर्माण करेंगी, तो मैदान हो गया, उसके बाद आपको सोयल अच्छी मिलेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जनसंख्या रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद क्या है कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि भाई जहाँ पर कम उपजाऊ, भारत में नाम बता सकते हैं जहाँ पर कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जा सकती है। देखो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या का, हमारे यहाँ पर डेजर्ट की बात कर सकते हैं, हमारी जो हमारी जो मरुस्थलीय मिट्टी है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आपको कम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारे दक्षिणी भारत में पठारी क्षेत्र के अंदर आपको मिट्टी अच्छी न होने का, वहाँ पर जो है आप पूर्वी घाट की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कारण है कि भाई कारण इसी प्रकार से विश्व में, न केवल भारत के अंदर, विश्व के अंदर भी आपको इसी प्रकार की विशेषताएँ आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद तीसरे, ये देखो 4 कारण हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले होते हैं खनिज। खनिज निक्षेपणों के संयुक्त उद्योग को आकर्षण करते हैं। खनन और आर्थिक औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी किन्हीं क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या का सघन बसाव बना देते हैं। अफ्रीका का गढ़ कटंगा होता है, कटंगा लिख रखा, गढ़ कटंगा शब्द है ये मिनरल्स बेल्ट पाई जाती है। जाम्बिया बिल्कुल है, तांबा पेटी क्या है, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। देखो फिर सीधी सी बात है, एक और जो है यहाँ पर कि भी जो लोग हैं वहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पर मिनरल्स आपको बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। देखो मिनरल्स निकालने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर लोगों को रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग अच्छी प्रकार से कुशल श्रमिक नहीं है या फिर अर्ध कुशल श्रमिक हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पर वो क्या लोग आसपास के क्षेत्रों से निकल कर आते हैं और वहाँ पर क्या है मिनरल्स निकालने का कार्य शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर वो कमाई का साधन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अफ्रीका के अंदर हम बात करें, गढ़ कटंगा है या जाम्बिया, ये जो तांबा बेल्ट की बात जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मिनरल्स निकालने की वजह से जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर या वितरण है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर उस एरिया के अंदर। दूसरे बात नंबर पर आते हैं नगरीकरण। नगर रोजगार के अवसर, बेहतर शैक्षणिक, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं और परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं नगरीय जीवन के आकर्षण, लोगों को आकर्षण और अपनी ओर नगरों की ओर खींचते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। जो विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों के नियंत्रण आकर्षित करते रहते हैं। देखो एक और सिंपल सी बात है कि जो नगर होंगे, नगरीकरण का मतलब समझे कि जो लोगों का नगरों की ओर परिवर्तन क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है। यानी कि जो क्षेत्र में जो लोग हैं वो नगरों की तरफ जो जा रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है वो नगरीकरण की प्रक्रिया है। अब देखो आप भी इसके अंदर शामिल हैं कि भी आप एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर से आते हैं, तो आपको यहाँ पर शहर आने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है, क्यों पड़ जाती है, जबकि आपके पास क्या आपको बहुत बेहतरीन हो सकता है, आपके पास यहाँ पर स्कूल भी देखने को मिले आसपास में, सरकारी स्कूल या फिर और दूसरे प्राइवेट स्कूल्स की बात कर सकते हैं, वो भी आपको देखने को मिलेगी। आपको लगा कि भाई यहाँ पर अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं है, सुविधाएं नहीं है, चिकित्सा के लिए हम आते हैं, तो वो सारी सुविधाएं हम मानते हैं कि भी जो नगरों के अंदर होते हैं, नगरों के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए क्या है कि हमें क्या है वहाँ पर जाने का प्रयत्न करते हैं और लगातार जो लोग हैं एक ही क्षेत्र की ओर परिवर्तित होते चले जाते हैं और ये पैटर्न देखने को मिलता है कि जो लगातार लोग नगरों की तरफ जा रहे हैं।
उसके बाद मैं दोबारा से काउंट कराता हूँ। देखो वहाँ पर काम की भी बहुत अच्छी प्रकार से मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी आपको, और अन्य प्रकार का साधन जो सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मनोरंजन के साधन अच्छे होंगे। तो वो इसी कारण क्या जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर नगरों की तरफ चले जाते हैं, और इसलिए नगरों के अंदर जो जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी भाई। उसके बाद है एक और जो कारण है औद्योगिकरण। देखिए हम यदि बात करें औद्योगिकरण की, औद्योगिकरण पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं ताकि बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इसमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होती बल्कि परिवहन संचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश उद्योगों की उपस्थिति के कारण वहाँ पर घना बसा हुआ क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या है जनसंख्या क्या मिलेगी आपको बड़ी मात्रा में जैसे जैसे औद्योगिकरण में। देखो औद्योगिकरण कहाँ पर होगा, आप कह सकते हैं औद्योगिकरण की शुरुआत क्या आप इससे मान सकते हैं कि जो खनिज आपको ज़्यादा मिलते हैं तो कोशिश की जाती है उसके आसपास उद्योगों का जमावड़ा आपको देखने को मिलता है। ये नहीं कि भी सभी उद्योगों के अंदर मिलेगा, लेकिन मोस्टली जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर आपको एक फैक्टर देखने को मिलेगा जहाँ पर खनिज देखने को मिले, उसी के आसपास आपको क्या औद्योगिकरण देखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं माने कि केवल उद्योगी खुल गया तो वहाँ पर सिर्फ एक ही सुविधा मिल जाएगी। अब उद्योग खुलेगा तो वहीं पर आसपास के लोगों के लिए क्या परिवहन भी लेके आना पड़ेगा, लोगों को लाने और ले जाने में या माल को ले जाने या लाने या ले जाने के अंदर सुविधा पड़ेगी। अब परिवहन तो अपने आप चलने वाला नहीं है तो उसके लिए क्या परिचालकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जो हम बात करें कि भी वहाँ पर कुछ दुकानदार भी खुल जाएंगे, वहाँ पर बैंक भी होगा जो लोन की सुविधा देगा। अब आप ऐसे तो नहीं भी कुछ मरीज भी होंगे, बीमार भी होंगे तो वहाँ पर आप अपना इलाज भी करवा देंगे। अब जब आप आए हैं वहाँ पर आ रहे हैं तो शिक्षा के क्षेत्र भी वहाँ पर खुलेंगे और अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे क्या वो डेवलप्ड हो जाएंगी। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर एक जो है उद्योग लगाते हैं तो उद्योग लगाने के बाद क्या ये सारी सुविधाएं अपने आप खिंचती चली जाएंगी। वहाँ पर शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य आएगा, वहाँ पर क्या अन्य प्रकार की जो बैंकिंग वगैरह की सुविधाओं की बात करें वो आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात की हमने, तो हर एक प्रकार की जो सुविधाएं वो अपने आप खिंची चली जाती है भाई यहाँ पर। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति देखने को मिलती है। कई बार सरकारी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। क्या आप उन प्रदेशों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग। देखें सिंपल सी बात है कि भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं। धार्मिक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो आप ये मानते हैं कि भी जहाँ पर किसी भी जो है हिंदू देवता का जो जन्म हुआ आप कोशिश करते हैं हम वहाँ पर रहना पर पसंद करें। ठीक है, हम कुछ एक धर्म को ले सकते हैं, हिंदू को ले सकते हैं, मुस्लिम को ले सकते हैं, ईसाई, किसी को भी ले लें, वो पसंद करेंगे जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ तो वहाँ पर वो रहना पसंद करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। कुछ लेकिन कुछ और फैक्टर होते हैं कि भी जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि भी उस क्षेत्र को छोड़ने का, छोड़ने क्या मजबूरी में छोड़ते हैं। मान लीजिए कई बार भूकंप आ रहे हैं, लगातार राजनीतिक अस्थिरता फैल रही है कि भी जो देश है वो जो देश में स्टेबिलिटी नहीं है, आतंकवाद ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग छोड़ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर आपकी जान का पता नहीं कि भी किस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ पर क्यों रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जो क्या है बसने और उनको छोड़ने के लिए क्या कुछ न कुछ प्रोत्साहन देते हैं भाई। देखो सिंपल सी बात है कि भाई जिस प्रकार से यहाँ पर दो एग्जाम्पल आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से डाल सकते हैं, 2 या 3। जैसे मैं आपको साइबेरिया की बात करता हूँ, साइबेरिया जो ईस्टर्न साइड में रसिया में जो देखने को मिलता है, थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का विकास हुआ था उसके कारण क्या इसने बहुत बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट किया। तो वहाँ पर क्या है साइबेरिया के अंदर सरकार आपको गिफ्ट देगी, यदि आप जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करें तो आप सरकार की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी आपको इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा कि यदि आपके पास ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको टैक्स के अंदर क्या करी जाएगी, वो छूट दे दी जाएगी। जबकि आप जो मजबूर हम जो दूसरा पॉइंट लेना चले जाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, तो जैसे चाइना का एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि भी आपके पास क्या है कि एक से ज़्यादा बच्चे आपके पास नहीं हो सकते। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बच्चे होते तो आपको क्या किया जाएगा, वहाँ पर आपको सजा दी जाएगी, यानी कि आप पैदा नहीं कर सकते। तो ये फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से क्या जनसंख्या को वितरण की बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ आज के लिए इतना ही काम है कि भी आप कोशिश करेंगे कि भी सबसे पहले जो वितरण है, घनत्व है और इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या हैं, इनकी डेफिनेशन आपको कन्फर्म होनी चाहिए और रीड करते हैं अच्छी प्रकार से। देखें आप जितना अपनी बुक को रीड करेंगे आपके पास क्वेश्चन को सोल्व करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। जितनी बार कोशिश करें उतनी बार पढ़ते रहें। एक बार समझ में ना दूसरी बार पढ़ सकते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही तो हाँ यहाँ पर मौजूद हैं, आप हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। ठीक है।